नेक्स्ट, A speaks truth in 60% of the cases and B in 90% of the cases. In what percentage of cases are they likely to contradict each other in stating the other fact? देखो, in stating the same fact. अब सिंपली इसमें क्या कह रहा है कि दो तरह का इवेंट है. एक इवेंट तो ये है कि अगर A सच बोल रहा है तो A के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 60%. और बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 90%. अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट. कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या होता है? एक दूसरे को अपोज करना, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में. ठीक है, इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट. तो मान लो हमारे पास एक फैक्ट है जिसके लिए ए सच बोल रहा है तो 60% चांसेस है और उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा बी, मतलब बी झूठ बोलेगा उस केस में तो 10% चांसेस है. क्लियर? या फिर हम कह सकते हैं कि अगर बी सच बोलेगा तो उसके सच बोलने के चांसेस 90% है और उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ए, दैट इज ए उस केस में झूठ बोलेगा और झूठ बोलने के ए के चांसेस कितने हैं? 40%. तो बस हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. क्लियर? यहाँ देखो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर दे रहे हैं. दो इवेंट है, एक इवेंट को आप ई ले लो और एक इवेंट को एफ ले लो. ई इवेंट कौन सा है? कि अगर ए सच बोल रहा है और एफ इवेंट हो जाएगा अगर बी सच बोल रहा है. क्लियर? तो जब ए झूठ बोलेगा तो ये हो जाएगा ई नॉट और भी जब बी झूठ बोलेगा तो ये हो जाएगा एफ नॉट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है? 60% और हम कह सकते हैं कि 3/5. वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है? दैट इज बी के सच बोलने के चांसेस क्या है? 90% और ये हो जाएगा 9/10. क्लियर? अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर ई की होने की प्रोबेबिलिटी, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है तो ई नॉट दैट इज झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 - 3/5 दैट इज 2/5. और वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट कितनी होगी? 1 - 9/10 और हम कह सकते हैं 1/10. क्लियर? अब क्योंकि हमसे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है ऑफ ए एंड बी कॉन्ट्राडिक्टिंग विथ ईच अदर, तो सिंपली क्या फॉर्मूला बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ नॉट, और हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट. हमारे पास सबकी वैल्यू दी हुई है. इसकी वैल्यू हमने निकाली 2/5, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी 9/10 प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट निकाला था 1/10. बस जब हम इसको सॉल्व करेंगे और एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू आएगी 21 डिवाइडेड बाय 50 और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.42. क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में सोल्यूशन नहीं बता रहे. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी 42%, क्योंकि हमारा आंसर आता है 42.42 और इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो करेक्ट आंसर होगा 42%. होपफुली क्वेश्चन क्लियर होगा. नेक्स्ट, अ कैंडिडेट इज सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर 3 पोस्ट. फॉर द फर्स्ट देर आर 3 कैंडिडेट्स, for the second there are 4 candidates and for the third there are 2 candidates. What are the chances of his getting at least 1 post? अब क्या कह रहा है कि एक कैंडिडेट है और वो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुआ और 3 पोस्ट है, अलग अलग 3 पोस्ट है जिसके लिए उसका सिलेक्शन हुआ है. अब पहली पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट है टोटल उसको लेकर के, सेकेंड पोस्ट के लिए 4 कैंडिडेट है और थर्ड पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट है. What are the chances of his getting at least 1 post? एक कम से कम उसको एक पोस्ट मिलने की क्या चांसेस हैं? अब यहाँ देखो, हम क्वेश्चन बहुत डिटेल में नहीं सॉल्व कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझो. कह रहा है कि फर्स्ट पोस्ट के लिए 3 पोस्ट है ना, फर्स्ट पोस्ट में सेलेक्ट होने के चांसेस कितने? 1/3, क्योंकि 3 ही कैंडिडेट है. तो नहीं होने के चांसेस कितने होंगे? 2/3. कैसे निकाला? 1 - 1/3. वैसे अगर हम लोग सेकेंड पोस्ट की बात करें तो सेकेंड पोस्ट के लिए टोटल 4 कैंडिडेट्स हैं, तो सेलेक्ट होने के चांसेस 1/4 होंगे और नहीं सेलेक्ट होने के चांसेस 3/4 होंगे. अगेन 1 - 1/4 करेंगे.
और ऐसे ही सेम थर्ड पोस्ट की बात करें तो क्योंकि सिर्फ 2 ही कैंडिडेट्स हैं तो उसके सेलेक्ट होने के चांसेस, जो कैंडिडेट है उसके सेलेक्ट होने के चांसेस हाफ है, दैट इज 1/2, और नहीं सेलेक्ट होने के चांसेस भी 1/2 होंगे। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कैंडिडेट है, पर्टिकुलर कैंडिडेट है, वो कम से कम एक पोस्ट के लिए तो सेलेक्ट हो ही जाए। तो जब भी हम लोग एटलीस्ट की बात करेंगे तो हम लोग ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट इज नॉट सेलेक्टेड फॉर एनी पोस्ट, है ना। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि सिंपली क्वेश्चन में हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसकी, कि कम से कम एटलीस्ट एक पोस्ट की। तो एक पोस्ट के लिए भी हो सकता है, 2 पोस्ट के लिए भी हो सकता है, 3 पोस्ट के लिए भी हो सकता है। एटलीस्ट मतलब कम से कम की बात कर रहा है। तो हम लोग सिंपल कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट इज नॉट सेलेक्टेड फॉर एनी पोस्ट, मतलब P0 लेंगे ना, हम ये मानेंगे कि अगर एटलीस्ट 1 बोला है तो 1 या 1 से ज़्यादा, और अगर उसको 1 से माइनस करना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, P0 कि वो किसी भी एक पोस्ट के लिए सेलेक्ट ना हो। तो देखो प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट इज नॉट सिलेक्टेड फॉर एनी पोस्ट, हमने कैलकुलेशन बताया है कि फर्स्ट केस में फर्स्ट पोस्ट के लिए 2/3 चांसेस होंगे सेलेक्ट नहीं होने के, सेकंड पोस्ट के लिए 3/4 चांसेस होंगे सेलेक्ट नहीं होने के लिए, और थर्ड पोस्ट के लिए 1/2 होगा चांसेस नहीं सेलेक्ट होने के लिए। बस इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/4, दैट इज 1 माइनस 1/4, और हम कह सकते हैं 3/4। तो सिंपली 3/4 चांसेस है, दैट इज प्रोबेबिलिटी है कैंडिडेट की सेलेक्ट होने की फॉर एटलीस्ट 1 पोस्ट। क्लियर? और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, व्हाट आर द चांसेस ऑफ इज गेटिंग एटलीस्ट 1 पोस्ट, कि एक पोस्ट पे एटलीस्ट सेलेक्ट होने के क्या चांसेस है, 3/4, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए 3/4। अब जनरली हमने देखा है ना कि जब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग स्किप कर देते हो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली सारे चैप्टर से बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। सिंपली आपको सिर्फ और सिर्फ उसका मीनिंग समझना है कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछ क्या रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला या कुछ भी हम अप्लाई नहीं करते, सिंपली जो स्टेटमेंट दिया है उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स एंड देन अनदर कार्ड इज ड्रॉन विदाउट द फर्स्ट बीइंग रिप्लेस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 किंग्स। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली 2 किंग्स की बात कर रहा है, तो जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं हमारे पास वो कितने होते हैं, 52। एंड अगर हम लोग नंबर ऑफ किंग्स की बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर कार्ड में 4 ही किंग हो सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 किंग्स, तो यहाँ एग्जैक्टली 2 किंग्स की बात हो रही है। तो यहाँ सिंपली हम लोग किस तरीके से लिखेंगे कि 4 में से 2 किंग की बात कर रहा है और ओवरऑल 52 कार्ड में से 2 किंग की बात कर रहा है। क्लियर? तो बस आप इसको सॉल्व कर लो और इसको फर्दर सॉल्व करके आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 to 1, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। और इसका फर्दर आप कैसे सोल्यूशन निकालोगे ये हम बता। देखो जब भी हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात होती है तो वैसे तो इसका शॉर्ट ट्रिक है और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी इसका शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर दें, बट अगर आप पूरा फॉर्मूला देखो तो कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर? और फैक्टोरियल को आप लोग कैसे सॉल्व करते हो, सिंपली देखो ये ना पीछे की तरफ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो न्यूमरेटर में 4 फैक्टोरियल है और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है ना, तो यहाँ पे हम 2 फैक्टोरियल छोड़ दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होल डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 50 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 52 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 50 फैक्टोरियल। तो ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट जाएगा। अब न्यूमरेटर में बचा है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिनोमिनेटर में बचा है 52 मल्टीप्लाई बाय 51। बस आप इसको फर्दर कट करना तो वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय 2 to 1, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से। कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग द टारगेट इज 1/4, मतलब सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं 1/4। इफ़ यू फायर 7 टाइम्स, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है 7, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ पूछ रहा है कि कम से कम, अब हमसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा, ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट ट्वाइस, कि कम से कम 2 बार। तो 2 से लेकर के हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है 7, तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, इतना लंबा जाने से बेटर है कि हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। तो सिंपली क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 1। क्योंकि जब इतना लेंथी क्वेश्चन होता है ना, तो सिंपली आपको क्या करना होता है, एटलीस्ट ट्वाइस है, एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो 1 माइनस करके मतलब उसका रिवर्स कैलकुलेट कर लो। तो देखो यहाँ पे हम ये बता दे रहे हैं कि जो होने के चांसेस है, सक्सेस के चांसेस कितने हैं 1/4, तो फेलियर के चांसेस कितने होंगे 3/4। और क्वेश्चन में देखा जाए तो जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो कितनी दी है 7cn, सक्सेस है 1/4 टू द पावर n एंड 3/4 टू द पावर 7 माइनस n। अब क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है, एटलीस्ट ट्वाइस की, तो हम इसको रिवर्स करके दैट इज 1 माइनस करके प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 कर सकते हैं। और हम ऐसे लिख सकते हैं, इतना एग्जाम में लिखना नहीं है, सिर्फ आपके समझाने के लिए हम यहाँ पे मेंशन करें, x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूले पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 7c0 मल्टीप्लाई बाय 1/4 टू द पावर 0, 3/4 टू द पावर 7 माइनस 0 दैट इज 7, प्लस 7c1 मल्टीप्लाई बाय 1/4 टू द पावर 1, 3/4 टू द पावर 6, क्योंकि 7 माइनस 1 होगा तो ये हो जाएगा 6। अब इसको आपको सॉल्व करना होपफुली आता होगा। आप सिंपली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या होती है 1, क्योंकि पावर क्या है 0 है, और ये हो जाएगा 3/4 टू द पावर 7 प्लस 7c1। अगेन देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1। अभी हमने बताया फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 7 मल्टीप्लाई बाय 1/4 टू द पावर 1 एंड 3/4 टू द पावर 6। अब यहाँ देखो अगर हम लोग चाहें तो 3/4 टू द पावर 6 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 6, और ब्रैकेट में यहाँ आ जाएगा 3/4 क्योंकि पावर 7 था, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1/4, और हम इसको लिख सकते हैं 3/4 टू द पावर 6। यहाँ देखो एलसीएम 4 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10/4 और 5/2। क्लियर। और यही हमारा फाइनल आंसर है जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ है। देखो हमारे पास ऑप्शन ए यही दिया हुआ है और यही आंसर भी होगा, इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर एग्जाम में जो ऑप्शंस दिए रहेंगे वो पॉइंट में या दैट इज डेसिमल में दिए होंगे तब इसको फर्दर सॉल्व कर लेना। क्लियर। तो यहाँ हमने डायरेक्टली क्या किया, सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन किया है। अगर आप लोगों ने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पढ़ा होगा तो ये पॉइंट बहुत ही ईजिली आप समझ गए होंगे। क्या है नेक्स्ट, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, इफ 5% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर डिफेक्टिव, यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स 5 बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव। अब देखो क्वेश्चन में अगर हमसे कह रहा है कि 100 बल्ब्स है, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है, तो बेसिकली हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही अप्लाई करते हैं। और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट के मैट में भी दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं 5%, और हम कह सकते हैं 0.05। एंड हमारे पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है 100। तो सबसे पहले तो हम लोग मीन निकाल लें जो कि होगा NP, और हम कह सकते हैं कि 100 मल्टीप्लाई बाय 0.05 दैट इज हमारा मीन हो जाएगा 5। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि 5 बल्ब्स एग्जैक्टली डिफेक्टिव होंगे, तो प्रोबेबिलिटी में किसकी निकालने बोल रहा है, एग्जैक्टली 5 की। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला e टू द पावर -m टू द पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। अब देखो e टू द पावर m हमने कितना निकाला है 5, और m यहाँ पे भी 5 होगा, और x कितना दिया हुआ है, x भी हमें 5 रखना है
क्योंकि एग्जैक्टली 5 बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव की बात करा है और डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। बस आप इसको फर्दर सॉल्व कर लो। यहाँ देखो हमेशा ना एग्जाम में इस तरीके से आपके पास वैल्यू दी रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैम हम लोग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, चाहे तो ई की वैल्यू लर्न कर लो, अगर ई की वैल्यू लर्न नहीं भी करनी है तो भी एग्जाम में ना हमेशा इस तरीके से वैल्यू दी रहती है। तो ई टू द पावर -5 की वैल्यू कितनी है 0.007 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 3125 और डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेंगे, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 0.1823 अप्रॉक्स, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इन अ नॉन लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज और 53 ट्यूसडेज और 53 थर्सडेज इज। अब अगर हम लोग नॉन लीप ईयर की बात करें तो हमारे पास कितने डेज होंगे 365 डेज और लीप ईयर में कितने होते हैं 366 डेज। तो ओवरऑल ये जो 1 ईयर है इसमें टोटल 52 वीक्स होते हैं और 52 वीक्स हर एक हफ्ते में 7 दिन। तो जब हम 52 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 364 डेज आता है। अब यहाँ अगर देखो नॉन लीप ईयर में 364 के अलावा 1 डे एक्स्ट्रा बचा, यहाँ 364 डेज प्लस 1 डे, क्योंकि 52 वीक्स तो हो रहा है तो इसका मतलब 52 संडे भी आएगा, 52 ट्यूसडे भी आएगा, 52 थर्सडे भी आएगा। बट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, आइदर गेटिंग 53 संडे और 53 ट्यूसडे और 53 थर्सडे। एक एक्स्ट्रा की बात करें तो ये जो एक दिन एक्स्ट्रा है ये तो कुछ भी हो सकता है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो जो प्रोबेबिलिटी है 53 संडेज की वो कितनी हो सकती है 1 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर? क्योंकि ये जो एक दिन है ये कुछ भी हो सकता है, आइदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 7 डेज में से वो कुछ भी हो सकता है। तो संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/7। वैसे अगर हम लोग बात करें ट्यूसडे की तो ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/7 है और थर्सडे होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/7 है। क्लियर? अब क्वेश्चन में हमसे यही चीज़ पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडेज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 थर्सडेज, क्योंकि और बोला है तो और में हम लोग क्या करते हैं एडिशन करते हैं, 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 3/7, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग। जहां हमारे पास मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, मीन दैट इज एनपी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस क्या होता है एनपी क्यू होता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा √NP/Q। हमारे पास मीन की वैल्यू दी हुई है 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी है 4। यहाँ लिख देते हैं कि NP इज इक्वल टू 10 एंड √NP/Q इज इक्वल टू 4, और हम कह सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कि NP/Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। तो ये हमारे पास मीन हो गया और ये वेरिएंस हो गया। अगर आपने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक पॉइंट है कि P एंड Q को जब हम ऐड करते हैं ना तो इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आती है, चाहे तो एग्जैक्टली 1 आ सकती है चाहे उससे कम आ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती। और इसीलिए ना NP/Q की वैल्यू हमेशा किससे कम होनी चाहिए NP से, दैट इज वेरिएंस हमेशा छोटा होगा, लेस देन होगा किससे मीन से। और क्वेश्चन में जो डिटेल्स दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारा वेरिएंस ज़्यादा आ रहा है कंपैरेटिवली मीन से, तो क्या ये वैलिड होगा? नहीं, करेक्ट आंसर होगा नॉट वैलिड। सिंपली हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन किया है एंड क्योंकि अभी तक हमने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस नहीं किया है, हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम के पहले वो चैप्टर भी कवर कर ले। नेक्स्ट, फॉर अ पॉइजन वेरिएट x Px इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द मीन ऑफ x। हमसे x का मीन पूछ रहा है, मतलब सिंपली m की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला, और इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूले की बात करें तो सिंपली हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से, e⁻⁻m मल्टीप्लाई बाय m⁻x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, दैट इज f1 इज इक्वल टू f2। बस अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, इसी फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे। एक बार x1 दिया है, एक बार x2 दिया है, तो e⁻⁻m m⁻1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू e⁻⁻m
m टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल e टू द पावर माइनस m e टू द पावर माइनस m, ये नलीफाई हो जाएगा, ये m और ये m नलीफाई हो जाएगा, यहाँ m बचेगा, ये बचा 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और हम कह सकते हैं m इज इक्वल टू 2। हमने बताया था कि फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं, तो फाइनल आंसर हमारा कितना है, दैट इज मीन कितना आया 2। देखो हमारे पास ऑप्शन सी दिया है 2, करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, ये रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी से। लिखा है 30 balls आर सीरियली नंबर्ड एंड प्लेस्ड इन अ बैग, फाइंड चांस दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। आपको टोटल 30 बॉल में से क्या चांसेस निकालने हैं, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि चाहे तो जो भी नंबर आएगा, मतलब जो बॉल्स आएंगे, नंबर ऑफ बॉल्स, वो 3 से मल्टीपल हो या 5 से मल्टीपल हो। क्लियर? अगर बैग में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 30, तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएंगे वो कितने आएंगे 30, मतलब मैक्सिमम कितना आ सकता है 30। क्लियर? अब पहले हम लोग मल्टीपल ऑफ 3 निकाल लेंगे, फिर मल्टीपल ऑफ 5 निकालेंगे। अब बेसिकली देखो हम लोग क्या मान रहे हैं कि जो बॉल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसमें फेवरेबल आउटकम्स होंगे रिलेटेड टू मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30। क्लियर? ये नंबर ऑफ बॉल्स आ सकती हैं और ये सब मल्टीपल ऑफ 3 है। वैसे अगर हम लोग मान लें कि जो फेवरेबल आउटकम्स हैं ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल वो मल्टीपल है 5 के, देन मल्टीपल ऑफ 5 क्या क्या हो जाएगा अप टू 50 में 5 10 15 20 25 एंड 30। क्लियर? अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो जो हमारे पास कॉमन पॉइंट है दैट इज नंबर विच इज कॉमन टू बोथ द मल्टीपल। कौन कौन से हैं, एक तो 15 है और एक 30 है, तो ये दोनों तो कॉमन है। द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे, क्यों, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में भी और लिखा था और मतलब हम लोग क्या करते हैं सिंपली एडिशन कर देते हैं। विल बी कितना होगा देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो 10 आने की प्रोबेबिलिटी है, वैसे 1 2 3 4 5 6 और 5 के मल्टीपल में प्रोबेबिलिटी कितनी है 6 की, और ओवरऑल कॉमन कितना है, दोनों में जो नंबर कॉमन है वो है 15 एंड 30 दैट इज 2, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 14 आउट ऑफ 30। बस अब फाइनल आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि है 14 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 30। आप इसको डिडक्ट करोगे तो आंसर आएगा 7/15। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी के वैसे अभी तक हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया, बट उसमें हम एक पॉइंट बता दें कि जहाँ पे और लिखा रहेगा वहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है एडिशन करना है, और क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से रीड करना, आपको उसका करेक्ट समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजिली आप ड्राफ्ट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल चैप्टर है, बस ये है कि अभी तक इस पर हमने डिस्कशन नहीं किया है, और इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ईजिली आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रॉपर रीडिंग करनी है। क्लियर? और का मतलब सिंपली क्या होता है एडिशन, तो हमने एडिशन कर दिया। करेक्ट आंसर कितना है 7/15, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल आर गिवन, द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, सिंपल है, फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा म्यू माइनस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड थर्ड क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा म्यू प्लस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी वैल्यू दी है 37 और इसकी वैल्यू दी है 49। इसको सॉल्व करने पे आएगा 2 म्यू इज इक्वल टू 86 और म्यू की वैल्यू आएगी 43। ये म्यू किसको डिनोट करता है, मीन को, ये म्यू मतलब क्या है मीन है। एंड अगर हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें मोड किसके बराबर होता है मीडियन के, और मीडियन किसके बराबर होता है मीन के, मतलब तीनों एक दूसरे के तीनों इक्वल होता है। और क्योंकि हमारे पास मीन की वैल्यू 43 आई है तो मोड भी कितना होगा 43, करेक्ट आंसर होगा सी 43। सिंपली यहाँ पे भी हमने क्या किया प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन। नेक्स्ट द ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए इन अ ट्रायल इज 3:1। हमने इस पे भी क्वेश्चन कई सारे सॉल्व करवाए हुए हैं। अब कह रहा है कि जो ऑड्स हैं इन फेवर ऑफ इवेंट ए इन अ ट्रायल इज 3:4, तो सिंपली कितना हो जाएगा 3/4। इन अ 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट ए इज, अब नॉन अकरेंस कितना, अकर होने के चांसेस 3/4 है, तो नॉन अकरेंस के चांसेस कितने हो गए 1/4। एंड हमसे कह रहा है ऑल 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, जो तीनों इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होंगे उसमें आपको ये बताना है कि नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट ए की क्या प्रोबेबिलिटी, तो सिंपली कितना हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। क्लियर?
और इसको फर्दर सॉल्व करके आंसर आएगा 1/64, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए 1/64। जब हम प्रोबेबिलिटी टॉपिक डिस्कस कर लेंगे ना तो ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ फेवर में दिया था, फेवर में कितना दिया है 3:1, तो नो डाउट अगेंस्ट कितना होगा 1/4, और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 सिंपल है। अभी हमने रिसेंटली रिग्रेशन चैप्टर अपलोड किया है, वहाँ सारे पॉइंट्स हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। लिखा है कि इफ़ 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 15, और ये रिग्रेशन लाइन किसकी है, y ऑन x की है, तो सिंपली ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 5x प्लस 15, और हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 5/4x प्लस 15, जिसमें ये किसको डिनोट करेगा, by(x) को। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, rxy हमारे पास कितना दिया हुआ है 0.75, तो क्या हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक प्रॉपर्टी जो मेंशन की हुई थी रिग्रेशन कोएफिशिएंट में वो ये थी कि r इज इक्वल टू क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, दैट इज bxy मल्टीप्लाई बाय by(x). हमारे पास r की वैल्यू दी है, by(x) की वैल्यू दी है, तो बहुत ही ईजिली हम bxy की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू पुट किया है। हमने अब क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो 0.5625 इज इक्वल टू bxy मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 1.25। अब 1.25 को आप डिनोमिनेटर में ले आओ तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, और फाइनल आंसर इसको सॉल्व करके आएगा bxy की वैल्यू 0.45, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए 0.45। नेक्स्ट, if the regression line of y on x and of x on y are given by this and this, then the arithmetic mean of x and y are given by। अब देखो ये भी पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ अपने एग्जांपल्स में। हमने बताया था कि अगर हमारे पास दोनों इक्वेशन दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमसे अरिथमेटिक मीन बोल रहा है x को और y का, दैट इज मीन ऑफ x मीन ऑफ y, तो ये तो सिंपल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन की एक प्रॉपर्टी थी कि ये ओरिजिन से भी इफेक्ट होता है एज वेल एज स्केल से भी इफेक्ट होता है, तो इसमें ना y ऑन x और x ऑन y से कोई मतलब ही नहीं है। सिंपली हम लोग x को लेंगे मीन x और y को लेंगे मीन y। वैसे ही दूसरे इक्वेशन में भी करेंगे, x को लेंगे मीन x और y को लेंगे मीन y। फर्स्ट इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 मीन x प्लस 6 मीन y इज इक्वल टू -2। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा मीन x इज इक्वल टू, क्योंकि ये प्लस साइन है तो ये आएगा 1। अब मीन x आ गया, मीन x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप मीन y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और जब आप ऐसा करोगे तो मीन y की वैल्यू आएगी -1, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.5 देन r बिटवीन x एंड -y इज। अगर आप लोगों को याद होगा जब हमने कोरिलेशन पढ़ाया था तो हमने ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था कि rxy इज इक्वल टू ruv होता है, बस इतना होता है कि साइन चेंज होता है। अब क्योंकि यहाँ 0.5 है एक्स वाई की वैल्यू और एक्स और हमसे पूछा है आर एक्स माइनस वाई की वैल्यू, तो जब एक वेरिएबल माइनस है तो नो डाउट आंसर तो 0.5 ही होगा, बस ये -0.5 होगा, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। हमने कोरिलेशन की ऑलरेडी पूरी डिटेल डिस्कशन कर ली है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी अपलोड किए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन अपलोड किए हैं एंड मैथ के भी क्वेश्चन अपलोड किए, तो वो वहाँ से आप लोग ज़रूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, फॉर अ पॉजिटिव एंड परफेक्टली कोरिलेटेड रैंडम वेरिएबल, अब पॉजिटिव भी है और परफेक्ट भी है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी +1। वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज 1.4, कोई भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट आइदर bxy और byx कितना है 1.4 है, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 2, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, वेरिएंस ऑफ y कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो सिंपली अभी आप लोग इसको अज्यूम कर लो bxy, वैसे byx अज्यूम करके भी देख सकते हैं, तो bxy अगर अज्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा 1.4 इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है +1 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x जो कि हमारे पास 2 दिया है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन y, तो स्टैंडर्ड डेविएशन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 1.4, दैट इज 1.42857। एंड क्योंकि हमसे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पूछा है, दैट इज इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायरिंग करने पे अप्रॉक्स जो आंसर आएगा वो आएगा 2.0408। अब इसके आसपास एक ही आंसर दिया है 2.37, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए 2.37। क्लियर, आप लोग इसको byx करके भी देख सकते थे,
अब बी वाई एक्स अगर करेंगे तो बी वाई एक्स सिंपली क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 1। और हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन y आएगा 2.8, और क्योंकि हमसे स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं मांगा है, वेरिएंस मांगा है, तो सिंपली हम लोग इसका स्क्वायरिंग करेंगे और स्क्वायरिंग करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.84, जो कि हमारे पास किसी भी ऑप्शन में नहीं दी है, इसीलिए हम इसको क्या मानेंगे, BXY। क्लियर, और करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, फॉर n pairs of observation the coefficient of concurrent deviation is given if there are 6 concurrent deviation। देखो सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की मैथ में दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन गिवन है 1 डिवाइडेड बाय √3, नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशंस दिया है 6, और हमसे क्वेश्चन में n कैलकुलेट करने बोला है। हमने जब ये मेथड समझाया था, डिटेल में डिस्कस भी किया, बहुत सारे क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व करवाएं, तो हमने बताया था कि हम लोग हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, 1 कम लेते हैं। तो ये जितना भी आएगा कैलकुलेट करने पे फॉर्मूले पे, उसमें आप 1 ऐड कर दोगे और तब आपका करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट होगा। तो यही हम फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2 कंकरेंट डेविएशन माइनस n डिवाइडेड बाय n। अब हमारे पास सबकी वैल्यू ऑलमोस्ट दी हुई है, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट, कंकरेंट डेविएशंस कितने दिए हुए हैं, 6, तो ये हो जाएगा 12 माइनस n डिवाइडेड बाय n। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे आएगा 1/3 इज इक्वल टू 12 माइनस n डिवाइडेड बाय n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, n इज इक्वल टू 36 माइनस 3n, और आ जाएगा 4n, क्योंकि ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू 36, और n इज इक्वल टू 9। अब क्योंकि हमें फाइनल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है, तो फाइनल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना रहा होगा, 10 रहा होगा, तभी हमने यहाँ पे एक कम दैट इज 9 यूज किया है। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 10। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर गोज अप फ्रॉम 100 to 200 एंड सैलरी ऑफ अ वर्कर इज ऑल्सो रेज्ड फ्रॉम 300 to 500, देन रियल वेज इज। अब ये देखो इस क्वेश्चन में ना बेसिकली इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है, और अभी तक हमने इंडेक्स नंबर भी डिस्कस नहीं किया है, बट इस पैटर्न पे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, और बहुत सिंपल तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो बिना कोई फॉर्मूला यूज़ किए। क्वेश्चन में जब कह रहा है कि हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 100 to 200 हो गया, मतलब पहले 100 था अब 200 हो गया, पूरा 100% से इंक्रीज कर रहा है ना, तो पहले आपकी सैलरी कितनी थी, 300, वो कितने से इंक्रीज होनी चाहिए थी, 100% से, दैट इज होनी चाहिए थी कितनी, 600, जस्ट डबल होनी चाहिए थी, और हुई कितनी, ओनली 500, मतलब अभी भी आपको 100 रुपीज़ वेजेस कम मिल रहा है। क्लियर, बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि रियल वेज कितना होगा, रियल वेज 600 होगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी 600। नेक्स्ट, द सर्कुलर टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज, बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, और इसका फॉर्मूला क्या है सर्कुलर टेस्ट का, 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इन द डेटा ग्रुप बाउलेज एंड लास्प्रेज इंडेक्स नंबर इज एज फॉलोज, दोनों की वैल्यू दी है और पैशेज इंडेक्स नंबर हमसे पूछा है। तो बाउलेज इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या था, लास्प्रेज प्लस पैशेज डिवाइडेड बाय 2। अगर लर्न ना हो तो यहाँ पे ये लर्न कर लेना। हमारे पास बाउलेज इंडेक्स नंबर दिया है 150, लास्प्रेज दिया है 180, और पैशेज हम बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 300 माइनस 180 इज इक्वल टू एक्स, और हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू आएगी 120, दैट इज पैशेज इंडेक्स नंबर कितना आ जाएगा, ए 120। नेक्स्ट, लास्प्रेज इंडेक्स नंबर इज अ वेटेड एग्रीगेट मेथड बाय टेकिंग डैश एज वेट। अब लास्प्रेज में बेसिकली हम लोग वेट किसको लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन द बेस ईयर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पैशेज इंडेक्स नंबर फॉर प्राइजेस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब अगर हम लोग पैशेज मेथड की बात करें तो सिंपली इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी को ही बेस लेते हैं, क्योंकि प्राइस इंडेक्स निकालना है, बट कौन सी क्वांटिटी, करंट ईयर वाली। तो इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व नहीं करवाएंगे, सिर्फ बता दे रहे हैं। अब ये देखो, ये है P0, ये है Q0, ये है P1 और ये है Q1। तो सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेना और उसका टोटल निकाल लेना,
फिर इसको मल्टीप्लाई करके उसका टोटल निकाल लेना और फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 157.26। कुछ आंसर्स अप्रॉक्स में गलत दिए थे, बट आप लोग एग्जाम में सिंपली ये करना कि जो आसपास आंसर आएगा, दैट इज अप्रॉक्स आंसर आएगा, वही टिक कर देना। अब अगर इस पूरे सेशन में नवंबर 2022 का ये जो हमारा मॉक टेस्ट पेपर था, इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। एंड अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज़ को हम कंप्लीट कर दें एग्ज़ाम के पहले, तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर के साथ। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।